इसका सोल्यूशन अभी नहीं करेंगे हम। ओके, सो होपफुली आप लोगों का क्विज अच्छा हुआ। स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हेडफोन लगा लिया करो ताकि आपको अंदाजा रहे। आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है। सो उस पर स्टैंड बाय तो नहीं लिखा हुआ, रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है। चले जी, ठीक है। सो हमारे नए कैमरामैन के साथ रिकॉर्ड करते। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने वेरिलॉग कोडिंग सीख ली है मेनली, किसी हद तक। थोड़ा बहुत उसमें फर्दर चीजें हैं जो कि एज पर नीड बेसिस आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने टेस्ट बेंच लिखते हुए टास्क्स कैसे यूज होते हैं, फंक्शंस कैसे यूज होते हैं, वो ज़्यादा नहीं किया डिस्कस। और इसी तरह हमने फाइल हैंडलिंग को शायद प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया। वो हो सकता है कि हम थोड़ा सा आगे जाकर फाइल हैंडलिंग को डिस्कस करें, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं, पहले मैं एक छोटा क्विक सा रिव्यू लूंगा कि जनरली सिस्टम डिजाइन का प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। कि जब हम, जो कोर्स का नाम है हमारा डिजिटल सिस्टम डिजाइन, जब हम सिस्टम डिजाइन करने जाते हैं तो जनरली हमें किसी भी दो तरह से होते हैं। एक है कि आप अपनी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, मैं एक चीज बनाना चाह रहा हूं जो कि मेरा ख्याल है कि बाद में कल किसी को चाहिए होगी। और एक तरीका ये है कि किसी बंदे को कोई चीज चाहिए थी और उसने कहा कि यार ये चीज मुझे बना के दे दो, ठीक है। सो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बंदे को, यानी ठीक। जब कोई चीज बनानी होती है तो फर्स्ट स्टेप अमूमन होता है कि आप उसकी एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है। कि आप नीटली नोट डाउन करते हैं कि जो बंदे को चाहिए वो सिस्टम है क्या, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप होता है आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अमूमन उसको कहते हैं कि आप बताएं तो सही कि चाहिए क्या, ठीक है। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बता रही होती है कि भाई ठीक है, मुझे लेट्स से एक कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें जो कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करे और लेट्स से इतने यूजर्स को सपोर्ट करे और ब्ला ब्ला ब्ला, इसके अलावा जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक। लेकिन आप वो उसको नीटली स्पेसिफाई करेंगे, ठीक। जब आप वो स्पेसिफाई कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चीज होती है कि अच्छा अब आप देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए अमूमन जो स्टेप 1 होता है ना, वो होता है कि हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसमें एल्गोरिदम्स डेवलप हो सकते हो, उसमें उस पूरे सिस्टम को डिजाइन करते हैं, ठीक है। वो क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है? वो मैटलैब हो सकता है, या उसका फ्री वेरिएंट जो है ऑक्टेव हो सकता है, ठीक है। या पाइथन आजकल चल रही है, पाइथन हो सकती है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपने जो चीज बनानी हो वो यही काफी है उसके लिए, ठीक है। सो आप ये बनाकर दे दें अगले बंदे को और इसी से एग्जीक्यूटेबल बनाएं और बंदे को दे देंगे, ये लें आपका काम हो गया। लेकिन हम जो इस कोर्स में देखना चाहेंगे वो होंगे कि जो थोड़े से ज्यादा कंप्यूटेशन इंटेंसिव सिस्टम होते हैं, जो कि आप सिंपल इस पे चलाएंगे तो हो सकता है वो रियल टाइम की रिक्वायरमेंट मीट ना कर सके। जो स्पीड आपको चाहिए थी, जिस स्पीड पे प्रोसेसिंग होनी थी, वो ना मीट कर सके, ठीक है। जब आप इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये अमूमन किसी जनरल पर्पस प्रोसेसर पे चल रहा होता है, जिसको हम बात का जीपीपी कहते हैं। जनरल पर्पस प्रोसेसर से मतलब आम लैपटॉप, कंप्यूटर, या इससे थोड़ा सा इसका हाई एंड वेरिएंट कह लो, तो इनको हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक। जब आपको थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो आप अमूमन इससे लोअर लेवल लैंग्वेज पे चले जाते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि यार मैं सी या C++ में इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करके लिखता हूँ, ठीक है। अगेन जब आप इस पर लिखेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको जनरल पर्पस प्रोसेसर पर ही चला के देख लें। अगर तो काम हो रहा है, ठीक है, तो जबरदस्त। हो सकता है जनरल पर्पस प्रोसेसर में कोई आपको ऐड ऑन कार्ड लगाना पड़े। मिसाल के तौर पर नॉर्मल प्रोसेसर जो है, अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है तो उनमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन चाहिए होती है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन चाहिए होती है, जो कि आपका नॉर्मल लैपटॉप या पीसी जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा।
वो किसी हद तक उसका साउंड कार्ड बहुत लो रेट पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और वो सपोर्ट कर देगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सी हाई एंड एप्लीकेशन चाहिए तो यू नीड समथिंग जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर सके। वो समथिंग क्या होगी? इट कैन बी अ पीसीबी जो कि एक कार्ड उसके ऊपर लगे, जो आप ऑफ द शेल्फ भी ले सकते हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, ऑफ द शेल्फ को हम कई दफा कहते हैं कॉट्स, ठीक है, कस्टम ऑफ द शेल्फ या ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ द शेल्फ का मतलब है कि बना बनाया दुकान से खरीद कर आप ले आए, जो कि आपकी मकसद पूरी करता था। ठीक है, सो आप सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं, आपने कहा ये मेरा पीसी है, इसके अंदर मैंने ये कार्ड लगाया जो कि ये फलां काम करता था, ये डाटा मेरे पीसी को दे देगा, प्रोसेसिंग में पीसी के ऊपर कर लूंगा और मेरा काम चल जाए। बहुत सारे सिस्टम इसी तरह बन जाते, ठीक है, कि आप इसके ऊपर चला देते हैं। अच्छा, फिर कई दफा रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे नहीं पूरा पीसी चाहिए, मुझे तो इतनी सी स्पेस में चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक, सो वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। ठीक है, कि आपका एक फॉर्म फैक्टर होता है कि यार मुझे इतने बाय इतने बाय इतने का डब्बा चाहिए जिसके अंदर पूरा सिस्टम हो। ठीक है, वो कई दफा छोटा चाहिए होता है। ठीक है, कई दफा आप नहीं चाहते कि उसके साथ स्क्रीन लगे, ये वाली बड़ी कोई छोटी सी स्क्रीन लगे। हो सकता है आप किसी एम्बेडेड प्लेटफॉर्म पे चला दें, आप कहें कि यार मैं रास्पबेरी पाई पे या किसी और ऐसे एम्बेडेड सिस्टम पे जिसके ऊपर मैं सी का कोड ही, कई दफा कुछ जो है वो C++ भी सपोर्ट करते हैं, कुछ C सपोर्ट करते हैं, कुछ हो सकता है कोई और लैंग्वेज सपोर्ट करते हो। ठीक है, आप उस, लेकिन वो रीजनेबली हायर लेवल लैंग्वेज है जिससे आप सिंपली कन्वर्ट करें और किसी एम्बेडेड प्लेटफॉर्म पर चले जाए। ठीक है, इनको हम कहते हैं एम्बेडेड प्लेटफॉर्म्स। आप सबने सुना होगा नाम रास्पबेरी पाई वगैरह का, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई। ठीक है, इस किस्म के कुछ आपने यूज भी किए होंगे प्रोजेक्ट में, कुछ आपने अपने माइक्रो प्रोसेसर के कोर्स में अपने माइक्रो कंट्रोलर की चिप्स बनी। ठीक है, सो यू गो टू अ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, जो कि एक समझें कि एक प्रोसेसर ही है जिसके ऊपर C++ चल जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी, या मतलब कुछ इस किस्म की लिमिटेशंस आपके पास आएंगी, लेकिन वो एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, सो एम्बेडेड मींस कि वो छोटे फॉर्म फैक्टर में आप उसको लेके जा सकते हैं। इतनी सी आपकी पीसीबी बोर्ड है जो कि आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया मिला, उसके साथ आपने लगा, बहुत सारे इंटरफेसेस पहले से सपोर्टेड है, तो आपको वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कार्ड भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और आपका काम काफी सारे केसेस में हो गया। काफी सारे केसेस में नहीं हुआ, लेकिन अब ये डिटरमिन करेगा आपने करना क्या है। ठीक है, आगे उसके लिए आपको कितने एडीसी डैक्स चाहिए थे, क्या चाहिए था। ठीक, अच्छा, फिर कुछ एप्लीकेशन हैं जिनके लिए ये भी काफी नहीं है कि आप इसको C++ में ऑप्टिमाइज करें। अगर स्पीड चाहिए तो इस पे जाना था, अगर फॉर्म फैक्टर चाहिए था तो इस पे जाना था, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शंस काफी ना हो। ठीक है, आपको मजीद कुछ ऐसे ऑपरेशंस चाहिए या ज्यादा। इन जनरल हम 2-3 मेजर फैक्टर्स देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कितने मल्टीप्लायर्स चाहिए आपके डिजाइन को। ठीक है, हम उसको प्रोफाइल करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोफाइलिंग। ठीक है, प्रोफाइलिंग से मुराद क्या है कि आपने ये वाला काम जब कर लिया था, ये वाला काम एनी केस आपने किया। ठीक है, ये करने के बाद आपने उस कोड का एक एनालिसिस किया पूरा कि मुझे जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स में मुझे लेट से स्टेप्स सारे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें मुझे फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी है। ठीक है, सो अगर मैं इसको क्रूडली कह सकूं कि मल्टीप्लिकेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही बॉटलनेक बने, लेकिन जनरली सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम में मल्टीप्लायर जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई कस्टम ऐसा आप कोई एल्गोरिथमिक स्टेप करना चाहते हो जो बड़ा डिफरेंट सा हो। ठीक है, आपने कोई 10,000 बिट को एक्सऑर करना हो, ठीक है, या कुछ ऐसा काम करना हो, तो वो अब वो हो सकता है वो बॉटलनेक बन रहा हो। ठीक है, सो लेकिन आप प्रोफाइलिंग करेंगे कौन कौन सी चीज जो है ना वो मेरा टाइम खा सकती है। ठीक है, सो मल्टीप्लायर से या कहीं पे स्क्वायर रूट हो रहा है, कहीं पे डिवीजन हो रही है, कौन सी चीज ज्यादा टाइम कर रही है, डिवीजन्स कितनी हो रही है। ठीक है, सो स्क्वायर रूट कितना हो रहा है, छोटा चल रहा है, आ जाएगा वैसे एचडी में रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल है। ठीक है, थोड़ा जूम हो जाए, चलो मैं जरा बड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, सो मल्टीप्लिकेशंस पर सेकंड फॉर एग्जांपल एक मोटा मोटा फिर इसी तरह स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, स्टोरेज से मुराद है कि आपको वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, आपने
लेट से एक इमेज है उसको रोटेट करना है या उसको कोई ट्रांसफॉर्म करना है, तो अब वो इमेज किस साइज का होगा, ठीक है। अगर वो 1000 बाय 1000 का है तो ये 1 मेगा, तो सिंपल इसकी पिक्सल्स बन गई, ठीक है। तो इतनी आपको स्टोरेज चाहिए, सो वो मैं कहां पर स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। तो इस किस्म की आप फिर चीजों को प्रोफाइल करते हैं। इस प्रोफाइलिंग के बेस पे आप डिसीजन लेते हैं कि आपने चीज को किस प्लेटफॉर्म पर इंप्लीमेंट करना है। वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली एक तो हम देख चुके हैं कि जनरल पर्पस प्रोसेसर हो सकता है। अगर आपको इससे ज्यादा स्पीड चाहिए या ज्यादा मल्टीप्लिकेशन चाहिए या, तो हम अमूमन फिर डीएसपी प्रोसेसर पे चले जाते हैं, ठीक है। सो डीएसपी प्रोसेसर जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के काम करने में। मे बी उसमें आप एक साइकिल में 8 मल्टीप्लिकेशंस कर सकें, ठीक है, या इस तरह से कर सकें। आम प्रोसेसर के अंदर वूमन इस तरह नहीं होता जो हम डेस्कटॉप में यूज कर रहे होते, लेकिन इसमें आप ज्यादा मल्टीप्लिकेशंस कर सकते। फिर आप जब इससे ज्यादा आपको चाहिए हो तो अमूमन हम एफपीजीएस पे चले जाते हैं, ठीक है। आजकल के जो हाई एंड एफपीजीएस है उसमें थाउजेंड्स ऑफ मल्टीप्लायर आप पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि कुछ अर्से पहले तक 1000 से नीचे नीचे था काउंट, लेकिन अब वो थाउजेंड्स में चला गया हुआ है, ठीक है। कि अगर आपको हाई एंड एफपीजीए चाहिए, सो विच मीन्स कि आप ज्यादा स्पीड के साथ काम कर सकते। और फिर मतलब अगर आपका एक और फैक्टर ये है कि जो आप चीज बनाना चाह रहे हैं वो उसका टारगेट ऑडियंस कितनी बड़ी है। अगर वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स या लाखों में लोगों को जाना है, ठीक है, मिनिमम टेंस ऑफ थाउजेंड में हो, लेकिन अगर आप उसको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में कर रहे हो एटलीस्ट, तो वो प्रेफरेबल। उस केस में आप फिर एसिक पे भी जा सकते हैं कि आप अपनी चिप बना लें, ठीक है। जब आप अपनी एसिक बनाते हैं तो इसका साइकिल ज्यादा लंबा होता है फिर, ठीक है। ऑब्वियसली फिर जब करते हैं आप यही है कि इसको लेकर के फिर उसका हार्डवेयर डिजाइन करते हैं। तो जब आप इस पे जाते हैं तो टाइम आपका बढ़ जाता है। टाइम मींस कि आपको कितनी देर में ये सोल्यूशन बनेगा, लेकिन वो ज्यादा मतलब स्पीड की रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकता है कि आप, या कंप्यूटेशंस की रिक्वायरमेंट मीट कर सकता है, कितनी कंप्यूटेशंस आपको चाहिए। जब इस पे चले जाएं तो इसको कोई बीट नहीं कर सकता कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट में, क्योंकि अब आप अपनी आईसी बना रहे हैं तो आप एफपीजीए में तो फिर भी वो एक प्रोग्रामेबल चीज थी जिसको आप खुद कन्फिगर कर रहे थे कि उस पर क्या लगे, ये आप बना ही अपने मकसद के लिए रहे। तो इसमें सेम नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स में आप ज्यादा कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी जो है ना, इनमें से कौन सा पाथ लेंगे ये फिर आपके स्टेप वाइज डिपेंड करेगा कि अच्छा आपको क्या चाहिए इवेंचुअली। अगर आपको किसी बंदे ने बताया या आप खुद अपनी प्रोडक्ट की वो बना रहे हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो अ लॉट विल डिपेंड ऑन दिस थिंग। इस रिक्वायरमेंट से ड्राइव होगा कि ये काम कैसे होगा। जब इस पे हो जाएंगे तो इससे ड्राइव होगा आपका डिजाइन, ठीक है, कि आप हार्डवेयर डिजाइन क्या करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज ऑब्वियसली इधर जितनी एफर्ट पुट करेंगे, एल्गोरिदम जितना अच्छा होगा, उससे भी कई चीजें क्लियर हो सकता है कि जो चीज आप एफपीजीए पर ले जाना चाह रहे थे, थोड़ा एल्गोरिदम पे एफर्ट की, आपको पता चला कि यार ये तो डीएसपी प्रोसेसर पे ही चल जाएगी। तो डीएसपी प्रोसेसर पे अगर आप जाएं तो इसमें हो सकता है आपको, अगर आपका डीएसपी प्रोसेसर पे भी सी कोड चल जाता है, ठीक है, और अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो जाए तो जबरदस्त, लेकिन हो सकता है ना रिक्वायरमेंट मीट हो, फिर आप उसको असेंबली लेवल पे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते, ठीक। तो ये पूरा एक ओवरव्यू सा है कि हम जनरली क्या क्या प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर में जो हम फोकस करना चाह रहे हैं, हमारा कोर्स ज्यादा फोकस होगा इस एंड पे, ठीक है, कि हम एफपीजीएस को यूज करें। और लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि एफपीजीए के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया और आप लोगों ने शायद लैब में अभी तक यूज कर भी लिया हो, लेकिन ज़ेबो बोर्ड आपने यूज किया हो कि जिस तरह जिंक एफपीजीए, ठीक है। सो वो जिंक के अंदर एफपीजीए पार्ट भी है और एक आर्म का प्रोसेसर भी लगा हुआ है, ठीक है, विच मीन्स कि आप कुछ हिस्सा सी में लिख सकते हैं, ठीक है। आर्म के प्रोसेसर की टूल चेन अवेलेबल है, यानी आप सी कोड लिखेंगे तो वो आपको कंपाइल करके आर्म के प्रोसेसर पे आप चला सकते हैं, ठीक है। ये आप आगे की लैब्स में ये कुछ काम कर लेंगे और कुछ हिस्सा आप एफपीजीए पर लेकर जा सकते हैं। जो आपको ऐसी
कंप्यूटेशंस चाहिए जो कि लेट से कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, जो प्रोसेसर के ऊपर नहीं चल सकती या प्रोसेसर उतनी स्पीड को सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो आप फिर FPGA वाले पार्ट पे कर देंगे। और उस जो बाकी जो जिसमें आपको स्पीड बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, जो कंट्रोल करने वाला पार्ट है कि अच्छा जो सारे स्टेप्स को कंट्रोल कर रहा है, वो आप C के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के साथ ये बात करना इनका जो है वो एक स्टैंडर्ड बस है, AXI बस, जिसको हम कवर करेंगे आगे जाके, ठीक है। सो उसके ऊपर आप ना बातचीत कर सकते हैं प्रोग्रामेबल पार्ट और FPGA पार्ट की, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इंशाल्लाह जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें हम देखेंगे कि अच्छा अगर हमने सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने, ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको बुक रिकमेंड की हुई थी, डॉक्टर शोएब की बुक है डिजिटल डिजाइन फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। आज जो हम कवर कर रहे होंगे वो उसके चैप्टर 3 में से मोस्टली कंटेंट होगा, ठीक है। मैं उन्हीं की बुक की स्लाइड्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं उन्हीं को यूज करते हुए उसका कुछ पार्ट कवर करूंगा। वो पूरे का पूरा हम नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो पार्ट हम कवर कर रहे होंगे वो रेलेवेंट है, ठीक है। तो मेरा कोशिश होगी कि फर्स्ट हाफ में हम थोड़ा बहुत निचले लेवल के डिटेल सीख लें कि फॉर एग्जांपल मल्टीप्लायर्स कैसे बनते हैं, फिक्स पॉइंट कोडिंग क्या होती है, वो जब हम कर लेंगे तो नेक्स्ट हाफ ऑफ कोर्स में हम आर्म वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे फिर, ठीक है, कि इसके ऊपर कैसे काम होगा, ठीक है। ओके, सो इसको अब मैं मिटाता हूं और आज के पार्ट पे मूव हो जाते हैं। सारी डिटेल्स अभी इसकी आपको नहीं भी समझ आ रही तो इट डजंट मैटर, क्योंकि ये साथ साथ आपको समझ आती रहेंगी। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है ना, जब आप किसी सिस्टम में पूरी ये जो पीछे एक बैकग्राउंड देने का मकसद था वो ये था कि एक ही डिसीजन आपका होता है जब आप सिस्टम डिजाइन करने जाएंगे कि क्या मैंने इसको फ्लोटिंग पॉइंट्स पे चलाना है या फिक्स पॉइंट में चलाना है, ठीक है। यानी कि आपने जब मैटलैब कोड लिखा या पाइथन में कोड लिखा तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे चल रहा था, ठीक है। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं उनके फ्लोटिंग पॉइंट का एडर, फ्लोटिंग पॉइंट का मल्टीप्लायर, फ्लोटिंग पॉइंट ये निस्बतन ज्यादा हार्डवेयर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आपको जब मैं FPGA पे इन जनरल मल्टीप्लायर की बात कराऊंगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। उसका मतलब है कि वो दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इन जनरल जब मैं Xilinx के FPGA की बात करूं तो उनके अंदर 18 by 18 के मल्टीप्लायर होते हैं, या कुछ नयों में 18 by 36 के मल्टीप्लायर आ गए, ठीक है। तो हम इन मल्टीप्लायर की बात करेंगे। 18 बिट में एक इंटीजर पड़ा हुआ है, 18 बिट में दूसरा इंटीजर पड़ा हुआ है। आप उसकी डाटा शीट जाकर देखेंगे, उसमें बताया होगा कि इस वाले FPGA पर कितने मल्टीप्लायर हैं। जिस तरह जो आप Xepo यूज कर रहे हैं बोर्ड, ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस पे बहुत छोटा FPGA लगा हुआ है, ठीक है। सो इस पे 80 के करीब आई थिंक कोई मल्टीप्लायर थे, मे बी 88 हो या कुछ ऐसे फिगर हो, बट इन दी ऑर्डर ऑफ 80s में था, ठीक। सो 80 के करीब मल्टीप्लायर है। तो वो मल्टीप्लायर कौन से हैं? वो इंटीजर मल्टीप्लायर है, दो इंटीजर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं वो ज्यादा हार्डवेयर कंज्यूम करते हैं और पास का ज्यादा पावर एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट मल्टीप्लिकेशन जो है या इंटीजर मल्टीप्लिकेशन कम हार्डवेयर ले रही होती है, पावर एफिशिएंट भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। सो जब आपको स्पीड पे काम करवाने हैं तो अक्सर FPGA बेस्ड डिजाइन जो है ना वो इन वाले मल्टीप्लायर्स की यूज करते हैं। सो एक मेजर डिसीजन होता है कि आपने ये यूज करना है या फ्लोटिंग पॉइंट यूज करना है, ठीक है। एंड इट विल डिपेंड ऑन कि आपको कितनी मल्टीप्लिकेशंस चाहिए। और कहते वैसे तो फ्लोटिंग पॉइंट की कोर अवेलेबल है Xilinx में, ठीक है, लेकिन वो कोर आप उसकी यूज करेंगे तो वो निस्बतन ज्यादा हार्डवेयर है, ठीक। अच्छा, सो एक इंपॉर्टेंट काम होता है फिर कि आपने जो एल्गोरिदम मैटलैब में लिखा हुआ है उसको समहाउ कन्वर्ट करें फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट टू फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है।
यानी ये वैसे इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुद से पॉइंट अज्यूम कर लें कि यार नंबर में इस जगह पर पॉइंट है, ठीक है, और उसको लेकर के आगे चलते रहे, ठीक है। तो इस तरह हम जब अज्यूम करके कोड लिखते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं फिक्स पॉइंट कोड, ठीक है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा उससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बजाय फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आप अरेंज करके रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे फिर बाद में आपकी जिंदगी आसान हो जाती है कि आप एक दफा फ्लोटिंग पॉइंट कोड लिख लें तो अब हार्डवेयर कम लगेगा, आप इन्हीं मल्टीप्लायर्स को यूज कर करके अपना हार्डवेयर में। तो आज का लेक्चर का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा फिक्स पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इन दोनों को रिव्यू करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट देन। इस क्विज को बंद करते हैं और इस चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जरूरी नहीं है मैं अपलोड करूं, ठीक है, एक मिनट, बल्कि हाँ मेरी कोशिश होगी कि मैं कर दूं, लेकिन बट आई एम नॉट श्योर। मैं एक मिनट, इसको मैं ब्लैंक ही फिलहाल कर दूं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सारों को ज़हन में है क्या होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़े हुए हैं लॉजिक डिजाइन वगैरह में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में चीजें जब सेव करते हैं तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में सेव भी होती है, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ये होती है कि लेट से अगर n बिट का नंबर है तो ये वाली बता रही होती है, अगर ये 0 हो तो इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है, अगर ये 1 हो तो ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो जो भी नंबर लिखा हुआ है वो ही उसका मैग्नीट्यूड है और आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो तब हम बजाय, फॉर एग्जांपल मैंने -10 सेव करना है अगर, ठीक है, तो 10 को तो 1010 बन जाएगा, और लेट्स से कि, ठीक है, सो +10 अगर सेव करना है वो तो 00001010, मतलब एक्स्ट्रा बिट्स मैंने 10 लगा दी, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन -10 को अगर मैंने सेव करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम 1010 पॉजिटिव नंबर लेते हैं +10 और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। सो टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि आप फर्स्ट 1 तक उसी तरह रहने देते हैं, बाकी बिट्स को फ्लिप कर देते हैं, या आप कह लो कि तमाम बिट्स को फ्लिप करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सॉरी ये सारे, ठीक है, तो ये मेरे पास -10, तो ये बिट मुझे बता रही है कि ये माइनस है, और लेकिन मैं इधर देख के डायरेक्टली जज नहीं कर सकता कि ये नंबर क्या होगा। उसको जज करने के लिए मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। एक इसको सोचने का तरीका ये है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसकी इस वाली बिट को आप समझ लें कि इसका वेट नेगेटिव है, ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मली कन्वर्ट करता, जो भी, मतलब 2 तरीकों से इसको सोचा जा सकता है। एक ये सोचा जा सकता है इसका वेट नेगेटिव है, सो ये आपके पास लेट से 1 × 2⁻1, इसको मैं करूंगा तो ये जरा लंबा हो जाएगा, मैं इसको स्लाइड की एग्जाम्पल, ठीक है, सो ये ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा बजाय, ठीक है, ओके। सो ओके, सो एक तरीका ये है कि MSB का वेट जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है ना 1011, ठीक है, तो 1011 का मतलब है इस 4 बिट का अगर नंबर था तो इस बिट का वेट था 1, इसका था 2, इसका था 4, इसका 8, यानी 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। तो आप इसका जो वेट है ना उसको नेगेटिव अज्यूम कर लो, ठीक। सो अगर मैं इसको नेगेटिव अज्यूम कर लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -8 + 4 वाला तो 0 ही आ गया, 2 और 1, तो इसका मतलब है ये असल में -5 है, ठीक है। तो ये एक और तरीका है इसको देखने का, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्टली देख लेते, डायरेक्टली आपने देखा तो ये आपके पास बना 8 + 2 + 1, सो 8, 9, 10, 11, ठीक है, सो 11 बन रहा था। एक तरीका इसको देखने का ये है कि मैं इसको कह दूं कि ये 2⁻n - 11 है, तो 2n जितनी बिट्स है, विच इज
4, तो ये 16 माइनस 11 क्या बनता है 5। ये इसका मैग्नीट्यूड है और साइन इसका माइनस में, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और साइन इसका माइनस में है। अगर और दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहें तो आप इस वाली बिट को माइनस अज्यूम कर लें, ठीक है। तो ये दोनों इंट्यूशंस हैं टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स को देखेंगे, ठीक है, ओके। सो ये एक टेबल है जो कि होपफुली वैसे कैमरा में शायद इतना अच्छा ना आ रहा हो, जो कि आपको साइंड और अनसाइंड की इक्वलेंस दिखा रहा है, ठीक है, कि आपने 0 से लेकर 15 तक बाइनरी में नंबर्स लिखे। तो अगर मैं अनसाइंड में लूं तो ये 0 से 15 तक जा रहे हैं, लेकिन साइंड में हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि प्लस वाले नंबर जो है ना जिसमें ये बिट 0 आ रही है वो तो उसी तरह 0 से 7 तक है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है -8, फिर -7, फिर -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। इन सम वेज इट इज सिमिलर टू कि जो हम एंगल्स को नहीं करते, यानी कि अगर मैं, चलो ये छोटी सी इंट्यूशन है, ये आपको ना भी समझ आई तो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं कह दूं कि ये एक सर्कल है और लेट्स से यही नंबर थे, तो मैं जो 0 से इमीडिएट पिछला है ना, जो इस तरफ 1 है, इस तरफ -1 है, ठीक है, यानी कि जो आप, अगर मैं इसको नंबर 0 से लेकर 15 तक लेके जा रहा हूं लेट्स से, ठीक है, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, करते करते मैं 15 तक जा रहा था, ठीक है, 14, 13 लेट्स से इस तरह ये चल रहा था, ठीक है। या एक मिनट, इसको इससे भी छोटी एग्जांपल मैं कर लेता हूं ताकि जरा सा। सो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इसको हाफ कर लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो अगर ये नंबर्स थे तो मैं इसको इस तरह से अज्यूम कर सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू -1, -2, ठीक है, और -3, और ये 0, 1, सॉरी नॉट -2, ठीक है। सो ये 0, 1, 2 और ये आपका जो था ना ये -3 था, तो ये प्लस साइड पे एक हमेशा कम नंबर होता है इसमें, ठीक है, और क्योंकि ये वाला नंबर है ना आपका जिसमें ये MSB 1 आ जाए, ये सिर्फ नेगेटिव साइड पर ही आता है, ये -8 इधर आ रहा है, मगर प्लस साइड पर +7 इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर में लिखते हैं तो आपके पास, ये किसका फोन है यार, ये तीसरी दफा बजाय, इसको साइलेंट कर ले भाई, कमर तुम्हारा, इसको साइलेंट कर लो, ठीक है। सो नेगेटिव साइड पर एक नंबर एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, पॉजिटिव साइड पर एक नंबर कम होता है, यानी कि 0 से +7 तक आपके एक तरफ आ जाएंगे और -1 से -8 तक दूसरी तरफ आ जाएंगे। अगर मैंने 3 बिट का नंबर रखा होता, ठीक है, तो फिर वो, अगर मैं 3 बिट को 0, 0, 0 से 1, 1, 1 तक लेके जाऊं तो ये नंबर मेरे पास 0 से लेकर 7 तक आते हैं, लेकिन अगर मैं इसको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना शुरू करूं तो ये 0, 1, 2 मैक्सिमम होगा, फिर -3, -2, -1 और यहां तक 3 आएगा, सॉरी मैंने क्या किया, मैंने ये गलत बना दिया, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, ये -1, तो ये 0, 1, 2, 3 और फिर 4 नहीं आएगा, -4 आएगा, लेकिन ठीक है, -3, -2, -1 और ये आखिरी नंबर बन गया, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब आप ना जब इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं ना, तो अब आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप नेगेटिव में पॉजिटिव, जिस तरह आप एंगल में ऐड करते जाएं तो वो आगे चला जाता है और माइनस करें तो वापस आए। सो टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ओवरफ्लो भी कर जाए, यानी कि आप ऐड करते गए और आप रेंज से बाहर निकल गए, लेकिन इवेंचुअली आप माइनस करते करते वापस रेंज में ही आ गए, तो आपका आखिर में जो नंबर आएगा वो करेक्ट होगा,
ठीक है। सो ये टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर की प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक एंगल्स की, कि एंगल्स में आप 2 पाई से आगे भी चले जाएं लेकिन आप जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उसके एंड पे वापस आ जाएंगे, तो इसका मतलब जो किसी तरह से आपने इंश्योर किया हुआ कि वापस आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो जो आपका नेट रिजल्ट है वो ठीक है, ठीक है, यानी कि ओवरफ्लो के बावजूद ये चीज आंसर आपका ठीक आ जाए। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर की एक प्रॉपर्टी है जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके थोड़ी सी डिटेल में ओके। सो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हमें आता है कि क्या होता है, आप उसके मैंने तरीका बता दिया कि आप या तो सारी बिट्स को फ्लिप करें और लीस्ट सिग्निफिकेंट जगह पर 1 ऐड कर दें, या आप क्या करेंगे पहले 1 तक उसी तरह रहने दें और उसके बाद की बिट्स को फ्लिप कर दें, ठीक है। मकसद क्या होता है, क्यों हम टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर यूज करते हैं, ये थोड़ा सा आगे जाके फर्दर क्लियर होगा, जो वैसे लॉजिक डिजाइन में भी आप लोगों ने ये चीज क्लियर की हुई है कि जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर यूज करते हैं तो आपको अलहदा से सबट्रैक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने हार्डवेयर में, आप एडर को ही यूज करते हुए, ठीक है, अगर एक नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर उसमें ऐड कर देंगे तो वो एक्चुअली सबट्रैक्टर का काम कर देगा। तो बड़ा छोटा सा हार्डवेयर कुछ एक्स और गेट्स के साथ आप लगाते तो आपका एडर सबट्रैक्टर बन जाता, ठीक है। ओके, सो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। सो मैं जो चीज कवर करना चाह रहा हूं वो ये है, पहली चीज कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैसे सेव होते हैं, और फिर हम नेक्स्ट चीज करना चाहेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अगर फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सो जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जब कंप्यूटर में सेव होते हैं ना, तो वो इस तरीके से सेव होते हैं, ठीक है, कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी हुई है। साइंटिफिक नोटेशन होती है कि आप किसी भी नंबर को लेट से 1078.9 है तो आप इसको लिख देते हैं 1.0789 इंटू 10⁻3, ठीक है। सो ये एक आपकी पावर बन जाती है और ये आपका क्या मेंटेसा कहते थे, तो इस तरह से था, ठीक है। ओके, सो ये आपको याद है, ठीक है। सो जब आप बाइनरी नंबर्स में बात कर रहे होते हैं ना, तो आप इसको 10 के बजाय 2 समझ लें, ठीक है। सो आप 2 की पावर में ले आते, ठीक है। सो पहली चीज तो ये होगी। सो -1 रेज़ टू पावर s का मतलब है साइन, ठीक है। सो इसको आप फिलहाल ये समझें कि अगर प्लस है साइन तो ये -1 रेज़ टू पावर, मतलब ये सिर्फ इस चीज को निकालने के लिए है कि ये बिट 0 नहीं है या 1 नहीं है, ठीक है। सो अगर ये बिट 0 है तो -1 रेज़ टू पावर 0 जो है ना वो 1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये सिंपल इस पूरे नंबर से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज -1 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा तो ये -1 होगा तो ये पूरा नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये सिंपली ये कह रहा है कि अगर ये बिट 0 हुई तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, अगर ये बिट 1 हुई तो इसका मतलब है कि ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है। ओके, सो एस जो है ना वो रिप्रेजेंट साइन ऑफ द नंबर, ठीक है। आगे जो है ये आपका वही जो हमारा टूज जो साइंटिफिक नोटेशन वाली चीज होती है कि जो आपका मेंटेसा होता है ये इस फॉर्म में लिखा होगा बाइनरी में, क्या 1 पॉइंट समथिंग, अगर मेरे पास 1110.10 पॉइंट को पहले डिजिट के आगे ले, ठीक है। तो मैं 1.111011 इंटू 2 रेज़ पावर मैंने ऐड की, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही है ना। सो ये जो ये आपका असल में 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि आप 1 पॉइंट कुछ लिखेंगे तो ये 1 से बड़ा और 2 से, क्योंकि ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो ये बिट हमेशा 1 आ रही है। सो वी डोंट नीड टू सेव दिस बिट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं इस फॉर्मेट में ले आऊंगा तो इस बिट को सेव करने की भी जरूरत नहीं है, ये हमेशा 1 ही होगी। तो हमने सेव एक्चुअली पॉइंट के आगे वाला चीज की हुई थी, ठीक। जब आप फ्लोटिंग पॉइंट में सेव करते हैं तो क्योंकि ऑब्वियसली जगह इंपॉर्टेंट है, अगर एक बिट से हमारी हम उससे डबल नंबर सेव कर सकते हैं अगर एक बिट कम हो जाए, तो ये क्योंकि हमने हमेशा 1 ही रखना है तो ये हम उड़ा देते हैं और बाकी की बिट्स को एज अ मेंटेसा सेव कर लेते हैं। यहां तक चीज क्लियर होगी। अच्छा, और ये जो पावर है ना, इसको जो हम सेव करते हैं वो हम डायरेक्टली नहीं सेव करते, उसको हम
बायस दे के सेव करते हैं। यानी कि अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक लिखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ, सो ये जो आपके पास बिट आ रही है, ये जो 8 बिट है ना, आप इनको डायरेक्टली नहीं सेव करते, बल्कि जो आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट है ना, वो इसमें से 127 माइनस करके आएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो भी यहां पर एक्सपोनेंट बन रहा था ना, आप उसमें 127 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 127 ऐड कर देते हैं, तो वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो अगर आप -127 तक, इसका मतलब आप जा सकते थे, आप ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज आपकी 0 से लेकर 255 तक है, लेकिन असल में वो कहां से कहां तक सेव कर रहा है कि आपकी -127 से लेकर +127 तक आपका नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आपने इसमें ऑलरेडी माइनस करके बायस कर दी, ठीक। सो जो आपका एक्चुअल, यानी कि जो आप कंप्यूटर में अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जाके मेमोरी में देखें, तो वो फ्लोट अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है 32 बिट वाला, तो वो इस तरीके से सेव होगा, ठीक है। आप उसके मेंटेसा को उठाएंगे, आप उसमें वो 1 एक्स्ट्रा लगाएंगे, और फिर ये एक्सपोनेंट में से 127 माइनस करें, और साइन बिट से आपको पता चल जाएगा कि साइन क्या है, तो आपका नंबर कंप्लीट हो। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जी। 1 ना भी मल्टीप्लाई इधर हम रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, से मल्टीप्लीकेशन से वही चीज आती थी, ठीक। ओके, सो ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। ये बता रहा है कि पॉजिटिव नंबर था या नेगेटिव नंबर था, ये बता रहा है कि उसका एक्सपोनेंट क्या है, लेकिन आपको जो एक्चुअल में लिखा हुआ है उसमें से 127 सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि आप नेगेटिव की भी सपोर्ट दे सकें, पॉजिटिव की भी सपोर्ट दे सकें, क्योंकि पॉइंट्स में भी नंबर आते हैं। जब पॉइंट्स में नंबर आते हैं, तो अगर मैंने लिखना हो 0.00001, तो इसका मतलब है कि उसका एक्सपोनेंट असल में नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर हम नंबर हमेशा, क्योंकि हम इसको अनसेंट वैसे ज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसमें से 127 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल वाला एक्सपोनेंट निकलेगा। और ये आपका मेंटेसा है, जिसमें हमने वो आखिर वाला 1 सेव नहीं किया, क्योंकि वो हमें पता है कि वो हमेशा 1 ही होना है, और उसके आगे वाली बिट से। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये हम कहते हैं कि यार एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 32 बिट्स लिखी हुई है, तो अब ये असल में क्या नंबर बनता है, हमने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहली बिट क्योंकि 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉजिटिव नंबर है। ये इसका मेंटेसा है, इसमें एक 1 नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको कह देंगे कि ये एक्चुअल नंबर था 1101 और उसके आगे 0 थे, तो इसके आगे एक 1 लगाने की जरूरत है कि असल में ये 1.1101 है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है, क्योंकि ये वाला 1 हमने इसलिए नहीं लगाया था कि हमें पता है जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ तो ऑलरेडी वहां पर 1 ही आना था, तो हम वो इधर डाल दें, तो ये 1.1101 बाकी उसी तरह रखा, इस पॉइंट लगाकर इसके आगे 1 लगा दिया। सो 1.1101 इसका मेंटेसा है, इंटू 2 रेज़ पावर, साइन इसका प्लस ही है क्योंकि ये वाली बिट 0 थी, इंटू 2 रेज़ पावर। अब एक्सपोनेंट निकालना रह गया। एक्सपोनेंट हमने कहा था कि ये जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, इसमें से 127 माइनस कर दें, ठीक है। सो ये आपके पास, हाँ जी, और सॉरी ये वाला लेना, एक्सपोनेंट ये लेना, ठीक है जी। 1 पॉइंट वाली पार्ट समझ नहीं आई। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी लिखेंगे तो मेंटेसा 1 से लेकर 2 तक बनता है, ठीक है। तो जब भी लिखेंगे नंबर को तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहां पर क्योंकि हमेशा 1 आता है, तो सेव करते हुए हम वो 1 सेव ही नहीं करते मेंटेसा में। हम कहते हैं कि यार इस पॉइंट से आगे जो बन रहा है ना, वो सेव कर ले। तो यहां पर जो नंबर सेव हुआ है वो ये पूरा ये मेंटेसा है आपका, ठीक है। इस मेंटेसा में इसका मतलब है कि असल में जो था उसमें इसके आगे एक 1 आना था, 1 पॉइंट वो था, वो हमने उड़ा दिया हुआ, तो इससे हमने असल नंबर निकाला, ये डिफाइंड है पहले से, ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब सारे कंप्यूटर इसीलिए ठीक ठीक चल रहे हैं क्योंकि ये IEEE का एक स्टैंडर्ड है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। इसी तरह डबल में अगर करेंगे तो उसकी बिट्स फर्क हो जाएंगी, उसमें मेंटेसा की कोई और बिट होगी, एक्सपोनेंट की कोई और बिट होगी, डबल जो है वो 64 बिट का होता है, ठीक है। लेकिन अगर 32 बिट नंबर है तो उसके अंदर ये वाली चीज चल रही होगी, ठीक। अच्छा, और ये जो पार्ट आपका आ गया
एक्सपोनेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सपोनेंट नहीं है, इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 127। सो ये खुद बनता है 130, तो अगर मैं इसमें से 127 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये असल में नंबर था 1.1101 इंटू 2⁻3। सो अगर मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ऑब्वियसली मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकता हूँ कि बेस 10 में क्या बनेगा, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा, 2⁻3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास 1110.1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2⁻3 से करूंगा तो ये 3 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे ये गलत लिखा हुआ मुझे लगता है आखिर में। हाँ, ये आपके पास बन जाएगा 1.8125, ये चीज बन जाएगी, इंटू 2⁻3 बन जाएगा विच इज 8। सो अगर आप पहले इसको कन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 1110 विच इज 14.5। एक्चुअल नंबर अगर आप डेसिमल में देखेंगे तो ये 14.5 बन जाएगा। इसको भी आप अगर 2⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.5 ही आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ क्योंकि दो जी सेव क्यों नहीं करते? लेट से हम सेव कर लेते, ठीक है। तो फिर इधर लिखा होना था 11101 और इधर तक, ठीक है। इधर से एक बिट कम हो जानी थी, ठीक है। वो जो एक बिट कम होनी थी ना, उसकी वजह से हम इधर आधे नंबर, मतलब वो एक बिट, ठीक है। तो आप अगर एक बिट बढ़ जाए, ठीक है, आप अगर आप 2 बिट में नंबर सेव करते हैं तो किधर से किधर तक होते हैं? 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, अगर अनसाइंड हो। और अगर 3 हो जाए बिट, 0 से लेकर 7 तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 नंबर हैं टोटल, ये 8 नंबर है, तो डबल हो जाते हैं ना। तो अगर मैं ये वाली एक बिट जाया कर दूंगा तो ये इतनी बिट्स में जितने नंबर हो सकते थे हम उससे हाफ टोटल नंबर सिर्फ रख सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा इधर 1 रख रहे थे, ठीक है। सो हम कहते हैं वाई वेस्ट स्पेस, ठीक है। हम क्यों ना प्रेसियन बढ़ाएं। ये प्रेसियन बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसी की बेस पे आप एंड पे डिसाइड कभी कर सके कि मतलब कोई सिस्टम लॉक होना है, अनलॉक होना है, कोई कैरियर रिकवरी हो रही है, टाइमिंग रिकवरी हो रही है, तो उसके अंदर हो सकता है ये थोड़ी सी प्रिसिजन काफी ज्यादा इफेक्ट कर दे, ठीक है। तो हम जितना प्रिसाइज कर सके उतना करते हैं, तो हम उस स्पेस को जाया नहीं करते, ठीक। तो यहां तक चीज क्लियर होगी। सो इस तरह से आपके साइंड नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स सेव होते हैं, ठीक है। जी जी, क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 130 ना होता, लेट से ये सिंपल 30 होता तो 30 माइनस 127 माइनस में आ जाना था, ठीक है। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है। ये 127 हमने माइनस ही इसलिए किया है कि हम माइनस में भी सेव कर सकें, प्लस में। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड इस तरह है, वरना आप इसको ये भी रख सकते थे कि इसको 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख लें बजाय बायस डालने के, ठीक है। तो उस तरह भी हो सकता था। तो लेकिन अब क्योंकि स्टैंडर्ड में इस तरह है तो हम इसको इस तरह पढ़े, वरना कॉम्प्लीमेंट में लिख देते तो ये वैसे ही 8 से लेके प्लस 127 तक चला जाना था, ठीक। फिर वही नंबर फिर वहां तक पूरा जहां तक आ रहा है 1, वो पूरे का पूरा होगा मेंटेस। जी जी, ये पूरे का पूरा मेंटेस है। तो ये क्योंकि एग्जांपल में हम अपनी कन्वर्जन आसान करने के लिए हमने छोटा नंबर रखा है, वरना आप इतनी बड़ी प्रिसिजन आपकी है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, ठीक। जी पेपर में क्या कर दें? ओ यार, अब बड़े हो गए, आप पेपरों से ना डरा करो इतना, ठीक है। ओके, सो जस्ट फर्दर अगर हम इसका छोटा सा आइडिया लें कि लेट से कि मैं 2 नंबर्स को, 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। सो अगर मैं 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, तो एक मेरे पास लेट से 1 पॉइंट समथिंग इंटू 2⁵ था, और दूसरा मेरे पास 1 पॉइंट कुछ समथिंग एल्स इंटू 2⁵7 था। तो अब मैं इनको कैसे ऐड करूं? इन दोनों को अगर मैंने ऐड करना है तो मुझे क्या ना यार, ऐसी बातें करके मुझे लगता है कि मैं किधर पावर ऐड करते, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड, ठीक। सो इनको मैं डायरेक्टली तो नहीं मल्टीप्लाई अभी ऐड कर सकता,
ठीक है, मुझे पहले इनकी पावर सेम करनी पड़ेगी किसी तरह, ठीक है, या तो मैं इसको 7 करूं या मैं इसको 5 करूं, ठीक है, तो मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा। अगर लेट से कि ये 1.110 था और ये 1.001 था, ठीक है, सो इसका मतलब है कि मैं ये 2⁻⁷ था, तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस पॉइंट को मूव कर दूं, ठीक है, और इस पॉइंट को इस तरह मूव करूं कि ये 2⁻7 हो जाए, और इस दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं इसको पॉइंट को इस तरह मूव करूं कि ये 2⁵ हो जाए। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मूव करके इधर ले गया, ठीक है, और इसको मैं कह दूं कि ये 2⁵ हो गया। अब इनकी पावर सेम हो गई है, तो अब मैं 2⁵ एक्चुअली क्योंकि कॉमन आ सकता है, तो मैं कह दूंगा कि अगर पावर सेम हो गई है तो ये 111.0 प्लस 1.001 है, और मैं फिर 111.0 का पॉइंट लाइन करके, ठीक है, इनको आपस में ऐड कर सकता हूं, ठीक है, तो यहां तक ये समझ आ रही। सो ये वाला स्टेप अगर आपको समझ आ रहे हैं तो अगली स्लाइड आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। सो अगर आपने 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है, तो अभी मैंने ये एग्जैक्ट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखे, मैंने तो अज्यूम कर लिए नंबर है। ऑब्वियसली सबसे पहला काम तो करना पड़ेगा, ये जो 1 नहीं लिखा हुआ था ये आप उसके अंदर ऐड, क्योंकि आपने एंड पे ऐड करना है ना उनको, तो सबसे पहले तो ये वाला 1 जो नहीं लगा हुआ वो लगा दे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, शिफ्ट द मेंटेसा फ्रॉम S0 विद स्मॉलर एक्सपोनेंट टू द राइट बाय EL माइनस ES, ठीक है, कि जिसका लार्जर एक्सपोनेंट है, लेट्स से L फॉर लार्जर, S फॉर स्मॉलर, तो जिसका लार्जर एक्सपोनेंट है ना, उसको जिसका स्मॉलर एक्सपोनेंट है उसको मूव करके लार्जर के बराबर करना है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा, मैंने वैसे लार्जर को स्मॉलर के बराबर किया, मैंने शिफ्ट लेफ्ट कर दिया, ये कह रहा है कि शिफ्ट राइट कर दे, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट क्या, मैंने पॉइंट उठा के इधर से इधर ले आए, ठीक है, तो आप इधर से उठा के उधर 2 0 लगा के आगे ले जाते हैं, या 1 0 लगा के 0.01 कर देते हैं, तो ये आपका, तो आप स्मॉलर या लार्जर में से किसी एक को मूव कर दें, ठीक है, और उनकी पावर्स को बराबर कर दें, ठीक है। फॉर नेगेटिव ऑपरेंड टेक 2's कॉम्प्लीमेंट एंड देन ऐड द 2 मेंटेसास। अगर तो कोई नेगेटिव साइन में से अगर साइन बिट आपको बता रही थी कि ये असल में नेगेटिव नंबर है, तो फिर इसका मतलब ये यहां पर तो असल में हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर शो किया हुआ था ना, साइन बिट से पता चल रहा था, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये मतलब साइन बिट साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे हुए थे, ठीक है। तो साइन बिट ने आपको बताया कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव है या दोनों नेगेटिव, जो भी नेगेटिव है उसका आपने 2's कॉम्प्लीमेंट लेना, ठीक है, ऐड करने से पहले, ठीक है। सो आपने 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सो उसके बाद आप इनको ऐड कर दें। अगर तो रिजल्ट नेगेटिव है तो फिर स्टोर करते हुए तो हमने फिर पॉजिटिव नंबर स्टोर करना है, तो आप दोबारा 2's कॉम्प्लीमेंट लें, ठीक है। सो दोबारा 2's कॉम्प्लीमेंट लेके आपके पास पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। आप साइन बिट में जाके 1 स्टोर करेंगे कि नेगेटिव नंबर है, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा है वो आप मेंटेसा को आप पॉजिटिव ही स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही, ठीक। नेक्स्ट ये नॉर्मलाइज द सम बैक टू IEEE फॉर्मेट। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, मेरे पास आ गया फॉर एग्जांपल 1 0 0, इन दोनों को ऐड किया, 1 + 1 0 आ गया, 1 आया, 1 + 1 0 आ गया, फिर 1 आया, फिर 0, ये आपके पास आ गया। अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं बना, तो अब आपने देखना है कि पॉइंट किस जगह पे बनता है, पॉइंट से आगे कितने डिजिट आ रही है, ठीक है। आपने इस पॉइंट को इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, इसका मतलब है कि आपको ये जो 2⁵ पहले बन रहा था, ठीक है, सो वो जो एक्सपोनेंट आपका 5 बन रहा था, जो कि आपने शिफ्ट किया ये एक्सपोनेंट शुरू में, जो पहले 7 से 5 पे मैं लाया था, मुझे अब उसको जब इस तरफ मूव करूंगा लेफ्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उधर मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बढ़ा दूंगा, अगर मैंने 3 लेफ्ट शिफ्ट किया इसको, यानी 3 शिफ्ट को एक्चुअली राइट किया, पॉइंट को 3 लेफ्ट लेकर गया, तो इसका मतलब है कि मुझे 5 के बजाय 8 इसकी पावर कर देनी चाहिए, तो ये इंटू 2⁸ मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। सो ये 8 जो है ये मैंने स्टोर करना है, ठीक है। सो ये, लेकिन ये भी डायरेक्टली स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि असल में जो एक्सपोनेंट था वो 127 उसमें से माइनस होगा, लेकिन क्योंकि हमने उसको छेड़ा ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम सिंपली इसको 3 ऐड कर सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो आप दोबारा मेंटेसा
को लेके जाएंगे और उसमें लेट से इसमें 3 ऐड करना था तो 3 ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें से भी 127 माइनस हुआ था, इसमें से भी माइनस हुआ था, तो हमें इनको दोबारा वापस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम गैप ही था ना। उनमें जो भी बड़ा था बड़ा ही रहेगा, छोटा था छोटा ही रहेगा, तो हमें उसमें से मतलब उनको माइनस करके एक्चुअल वाला एक्सपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है ऐड करते। ठीक है, राउंड और ट्रंकेट द रिजल्टेंट मेंटेसा टू फिट IEEE फॉर्मेट। अब ये जब मैं इसको मूव करूंगा तो हो सकता है कि मेंटेसा में सारी की सारी बिट्स आ रही हो, और ये जब मैंने ऐड किया तो मैंने तो काफी सारा शिफ्ट किया हुआ था, शिफ्ट जो किया हुआ था हो सकता है कि उसके पीछे काफी सारी बिट्स एक्स्ट्रा बन रही हो, तो उनको आप राउंड कर देंगे या ट्रंकेट कर देंगे। ट्रंकेट का मतलब है कि बस उड़ा दो बिट्स को, राउंड का मतलब है कि अगर वो आखिरी वाली बिट 1 थी तो इसमें मतलब यानी 0.5 हो तो आप इस पूरे नंबर में एक इंक्रीमेंट कर देते हैं ना, 0.5 या उससे बड़ा, तो वो अगर बिट 1 है तो इसमें जो आप उड़ा रहे हैं उसकी MSB 1 है तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर दें, अगर वो 0 है तो इसको इसी तरह रखें। ठीक, सो ये बताने का मकसद क्या था, आपको ये कभी हार्डवेयर एज सच खुद से बनाना नहीं पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट जब भी आपने एडिशन करनी होगी उसकी आपको बनी बनाई कोई कोर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस पूरे चीज को समझाने का मकसद ये था कि अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन करनी हो तो वो सिंपल एडर नहीं है, उससे पहले आपको 2-3 और स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसके बाद भी एक आध स्टेप करना। ठीक, इसी तरह अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो उससे पहले हम खैर मैंने एग्जांपल तो काइंड ऑफ आपको करवा ही दिया। ठीक है, सो लेट से ये 2 नंबर थे, अगर मैं क्विकली इसको स्किम करूं, इन दोनों को आपने ऐड करना था, तो ये एक छोटा केस बना के रखा हुआ पूरा 32 बिट के बजाय 10 बिट प्रेसिजन में रखा है। ये साइन बिट है, ये एक्सपोनेंट है और ये मेंटेसा है, लेकिन क्योंकि ये 4 बिट का हमने एक्सपोनेंट रखा है तो इसमें से 127 नहीं माइनस करना था बल्कि 7 माइनस करना था एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपने इसके साथ 1 लगाना है जी, यार वो 8 बिट थी ना, तो 8 बिट में आपके पास असल में अगर अनसाइंड नंबर हो तो 0 से 255 तक आ सकते। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पास -127 से +127 तक आए, तो इसलिए हमने उसमें से -127 मतलब एक्चुअली +127 कर दिया था। ठीक है, जो भी एक्चुअल एक्सपोनेंट था उसमें +127 कर दिया था, तो जो सेव हुआ था वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहना था। ठीक है, अब ये 4 बिट्स हैं तो 4 बिट्स में 0 से 15 तक आ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं -7 से +7 तक आ सकते हैं, तो हमने इसलिए इसमें 7 ऐड कर दिया था जो भी एक्चुअल एक्सपोनेंट था। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इधर 10 है ये आ रहा और ये आपके पास 9 आ रहा है। ठीक है, सो इसमें क्योंकि ऑलरेडी 7 ऐड हुआ है, ठीक है, तो इसमें से 7 माइनस किया, 10 में से 7 किया तो 3 आ गया, 9 में से 7 किया तो 2 आ गया, तो ये आपके अब असल नंबर बनते थे। ठीक है, सो इन असल नंबर्स में आप क्या कर सकते हो, आप इनको पहले तो अलाइन करोगे। ठीक है, तो जो आपका 2 बिट वाला 2 पावर वाला था उसको आपने 3 पावर वाले के इक्विवेलेंट कर दिया, उसके लिए आपको इसको राइट शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, राइट शिफ्ट करके आपके पास ये नंबर बन गया। ठीक है, 0.100, इनको आपने आपस में मेंटेसा को ऐड कर दिया, उसके बाद आपने दोबारा गार्ड बिट गिराई, ये जो आपकी ये वाली बिट थी जो इसके आगे 1 खुद हमने लगाया हुआ था। ठीक है, उसको ड्रॉप करके जो नंबर बचा उसको हम वापस नंबर में डाल देंगे, वो आपके पास ये बन गया 10111। ठीक है, ये वाली बिट निकाल दी, 10111 आ गया। और जो पावर थी, पावर आप इसमें दोबारा एडजस्ट करेंगे क्या बनती है पावर इसकी, क्योंकि हमने दोनों की बराबर करके 1010 कर दी थी और उसके बाद जो नंबर आया था वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में ही बन रहा था। ठीक है, तो पावर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पावर क्योंकि दोनों की अलाइन करके हमने 10 के बराबर कर दी थी। ठीक है, तो वो 10 ही रहने दी। 1 ये ड्रॉप किया ना कि असल में नंबर ये बना था, तो हमने 10111 इधर सेव किया है, इसके हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और ये 10 क्यों किया है, क्योंकि ये जो था ना ये पावर 3 असल में बन रही थी और ये 2 बन रही थी। ठीक है, क्योंकि ये 10 है, ये 9 है, 7 माइनस किया तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो क्योंकि हमने 3 के इक्विवेलेंट किया था तो एंड में हमने वो 3 वाली पावर इधर रखी जो कि 10 बनती है। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ठीक है, सो अगेन अगर मैं इसको छोड़ूं और पहले मैं लिख दूं कि मेरे पास कोई भी नंबर था 1 पॉइंट समथिंग इंटू, चलो कोई नंबर ही डाल देते हैं, 1.110 इंटू 2 raised to 5, इसको मैं मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना था 1.001 इंटू 2⁻⁷ लेट्स से, ठीक। सो अगर मैंने ये काम करना था तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, आप पावर ऐड हो सकती है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब है ये पावर जो है ना ये तो आपस में ऐड हो सकती है, ठीक है। और बेसिस जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। सो यहां तक आपको रफली पूरा स्टेप समझ आ गया, लेकिन हम करेंगे कैसे वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नहीं लिखे हुए। इनमें एक तो ये चीज भी उड़ी हुई है, फिर अगर ये 7 थी तो एक्चुअल में 7 नहीं लिखा हुआ, 7 + 127 लिखा हुआ है। तो क्या करना है, एड द 2 एक्सपोनेंट्स एंड सब्ट्रैक्ट द बायस वंस, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे। अब ये 7 के बजाय लिखा हुआ था 7 + 127, 5 के बजाय लिखा हुआ था 5 + 127। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 127 2 दफा ऐड हो जाएगा, ठीक है। असल में तो हमने 5 + 7 पावर तो ऐड होनी थी ना, लेकिन क्योंकि दोनों में बायस भी ऐड हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जो एक्चुअल में नंबर सेव हमने किया हुआ, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास 7 + 5 + 127 + 127 बन जाएगा, ठीक है। तो इनमें से अगर मैं एक दफा बायस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो फाइनल एक्सपोनेंट आना था वो ठीक आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप तो ये कह रहा है, ठीक है, कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों बेसिस को पावर्स को ऐड करें और उसमें से एक दफा माइनस करें। मल्टीप्लाई द मेंटेसास एज अनसाइंड नंबर्स टू गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये जो है ये क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर ही थे, ठीक है। साइन बिट जो थी वो तो साइन बिट थी, लेकिन ये दोनों असल में तो अनसाइंड नंबर थे ना, हमने 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं रखा हुआ था बल्कि इनको अनसाइंड फॉर्म में रखा। तो इन मेंटेसास को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इससे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, ये 1 पॉइंट समथिंग इंटू 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पर एक्स और द 2 साइन बिट्स टू गेट साइन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज है, अगर एक दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो मल्टीप्लाई होकर भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है, दोनों अगर नेगेटिव थे तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था तब भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो कि मतलब साइन बिट 0 अगर हो दोनों की, तो अगर ये दोनों 0 है तो रिजल्ट की साइन बिट भी 0 होनी चाहिए, अगर ये 0 है ये 1 है तो ये रिजल्ट की बिट 1 होनी चाहिए, अगर ये 1 है ये 0 है फिर भी 1 होनी चाहिए, और अगर 1 1 है तो फिर 0 होनी चाहिए। तो इसका ये क्या बनता है, ये XOR गेट बन जाता है। तो इसका मतलब है आप साइन बिट्स को आपस में XOR कर लें तो उससे आपको प्रोडक्ट का साइन पता चलता है, ठीक है। नॉर्मलाइज द प्रोडक्ट इफ रिक्वायर्ड, राउंड और ट्रंकेट द मेंटेसास, ठीक है। सो हो सकता है कि जब आपने मेंटेसास को मल्टीप्लाई किया हो तो वो 2 से बड़ा आपको नंबर बन गया हो या पॉइंट में कुछ चला गया हो, ठीक है। पॉइंट में तो नहीं जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 1 पॉइंट समथिंग में अगर करूंगा तो ये शायद 2 से ऊपर जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1.9 इंटू 1.9 करूं तो ये हो सकता है कि 3 से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जिस तरह 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये 1.9 इज अराउंड 2, ठीक है। सो अगर मैं 1.9 इंटू 1.9 किया होगा तो ये आपके पास 4 से कुछ कम बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो अब लेकिन आपको फिर इसका मतलब इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। नॉर्मलाइज करने का मतलब है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कितना शिफ्ट करूंगा तो ये 1 और 2 के दरमियान आ जाएगा, तो उतना शिफ्ट करें, लेकिन एक्सपोनेंट में फिर उतने मतलब ऐड होगा अगर आपने एक शिफ्ट किया, और अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्सपोनेंट। सो यहां तक चीज समझ आई कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं उनको डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये सिंपल नहीं है कि बस 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। उसके लिए आपको फर्दर कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं वो फिर अमूमन ज्यादा हार्डवेयर ले रहे होते हैं, जैसा कि हमने बताया, तो इसलिए हम फिर फिक्स पॉइंट नंबर्स यूज करते हैं कई एप्लीकेशंस में। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा यूज करें, ये अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से ही आपका काम चल रहा है कि आपकी कोई पावर रिक्वायरमेंट नहीं थी इस तरह की कि आपने पावर कम यूज करनी है, आप डेस्कटॉप यूज कर रहे थे या आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनानी थी जो गाड़ी के अंदर लगनी थी और उधर पावर आ रही थी और आप मतलब वो डिस्चार्ज होने का आपको कोई खतरा नहीं था, तो पावर रिक्वायरमेंट निकल गई बीच में से। फिर जो आपने कंप्यूटेशंस करनी थी वो इतनी ज्यादा थी ही नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होता फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करने का, तो फिर क्यों यूज करें, तो फिर आप फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक्स में ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका फायदा भी है, मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैं अब हम एफपीजे पे जाते हैं
अगर मैंने सी में कोड लिखा हो जो कि आर्म की कोर के ऊपर ही चल जाए, ठीक है, आर्म की कोर के साथ फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स है, ठीक है, तो यू कैन डिक्लेयर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और उनको मल्टीप्लाई कर सके। तो अगर उसी से ही मेरा काम चल जाए तो फिर मुझे कोई जरूरत नहीं उससे आगे वाले साइकिल में जाने की, क्योंकि जो आपने फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट करने हैं वो फिर इससे नेक्स्ट स्टेप है, और उसके अंदर आपको पहले उस पूरे मैटलैब कोड को फिक्स पॉइंट में लेके जाना पड़ेगा, फिर उसका हार्डवेयर डिजाइन करना पड़ेगा, वो पूरा साइकिल ही आपको बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा है जो कि कई डिजिटल सिस्टम्स में होगी, या आप अपनी चिप बनाना चाहते हैं और उसमें आप इवेंचुअली करना चाहते हैं, तो अपनी चिप में तो हो सकता है आपको मल्टीप्लायर भी खुद बनाना पड़े, ठीक है। एफपीजीए पे जाएंगे तो आपको मल्टीप्लायर खुद नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि आप बना बनाया मल्टीप्लायर यूज करेंगे, उसकी कोर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिक्स पॉइंट क्या चीज है? फिक्स पॉइंट ये है कि आप ना खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि मैं फलां जगह पे पॉइंट अज्यूम कर लूंगा। ये अगर मेरे पास बिट, एक्चुअली बिट में जगह नहीं लेता एक्चुअली, हम उसको अगर ये एक्चुअल में स्टोरेज होगी तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इस जगह पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। सो ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत उसके हिसाब से बना हुआ कि ये सारे काम, लेकिन अगर ये आप वैसे नंबर अज्यूम करें तो आप खुद अज्यूम कर लेते हैं किस जगह पर बिट्स। सो नॉर्मली जब आप एफपीजीए बेस्ड डिजाइन कर रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप फिक्स पॉइंट वाला काम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं इसको शुरू में कवर करना चाहता हूं, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्यू फॉर्मेट्स, ठीक है, क्यू एन डॉट एम फॉर्मेट। क्यू एन डॉट एम फॉर्मेट का मतलब है कि पॉइंट से आगे एन बिट्स हैं, पॉइंट से पीछे एम बिट्स हैं, ठीक है। तो वो जिस तरह इस केस में पॉइंट से आगे 2 बिट्स हैं, पॉइंट से आगे 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स हैं, तो ये 2.7 फॉर्मेट बन गया, ठीक है। तो क्यू, अगर मैं इसको क्यू एन डॉट एम फॉर्मेट कहूंगा तो मैं कहूंगा कि ये क्यू 2.7 फॉर्मेट बन गया, ठीक। सो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है। सो एमएसबी जो होती है वो नॉर्मली, क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स को हैंडल करना चाहते हैं, तो वो ये फिर हम इनको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में ही रखते हैं, यानी कि इसमें वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली कहानी नहीं है कि अच्छा बेस अलग है, एक्सपोनेंट अलग है और एक को एक तरह रखो एक को दूसरी। इसमें हम हमेशा बस नंबर को डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। नेगेटिव है तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेके, पॉजिटिव है तो उसी तरह, ठीक। फॉर अ पॉजिटिव फिक्स पॉइंट नंबर एमएसबी इज 0, ठीक है। तो ये आपको पहले ही टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक से पता है कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो एमएसबी 0 होगी, और फॉर अ नेगेटिव नंबर एमएसबी हैज नेगेटिव वेट एंड इक्विवेलेंट वैल्यू इज दिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप उसकी वैल्यू निकालने के लिए एमएसबी को नेगेटिव वेट उसका अज्यूम कर लें तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टोर करते हुए आपकी वो वाली बिट हमेशा 1 होती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये 2.8 फॉर्मेट में लिखा हुआ एक नंबर, ठीक है। तो अब ये इसकी साइन बिट है, ये इंटीजर बिट है, और ये इसके आगे पे फ्रैक्शनल बिट सारी, ठीक है। अच्छा, सो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें, लेट से ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपको पता चल रहा है कि ये बिट 0 है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर पॉजिटिव है। बाकी का जो नंबर, असल में आप नंबर इस तरह से लिखा होगा, पॉइंट कहीं पे लिखा नहीं होगा, पॉइंट आपके जहन में होगा कि इस जगह पर पॉइंट है, ठीक। तो अब आपको पहले से पता है, यानी कि जब आप फिक्स पॉइंट कोडिंग कर रहे होते हैं ना, तो अमूमन हम कमेंट्स में लिख देते हैं, ठीक है, कि यहां पर फॉर्मेट ये चल रहा है, आगे फॉर्मेट कुछ और चल रहा है, ठीक है। अच्छा, सो अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि डॉट क्यों, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 × 2⁻0, ठीक है। तो ये आपके पास इसका वजन होगा 1, इससे आगे का था 2, इससे पिछले का था 1/2, इससे पिछले का 1/4, फिर 1/8 पे कुछ नहीं है, 1/16 पे है। तो ये 1/16 + 1/4, 1/2, 1/8 नहीं आ रहा, तो ये आप ऐड करके इसका बता सकते हो कि इसका क्या नंबर बनेगा, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही है, तो ये सिंपल आप हमेशा निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये 2.8 ही है। यहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ये जो डॉट है ना, ये एक्चुअली इधर आना था, ये आपकी 8 बिट पूरी की पूरी आ रही है, ठीक है। सो डॉट कहीं पे स्टोर नहीं होता। ये स्लाइड क्योंकि पीडीएफ में थी, मैं इसको एडिट नहीं कर सका, लेकिन बेसिकली ये आपकी 2⁻⁻⁻1 -2 up to -8 जा रही है। इसके आगे 8 बिट्स है ना,
ये 2 डॉटेड। हाँ, तो इसमें ये 7 डली हुई है, तो आप समझो कि इधर एक 8वीं भी है। ठीक, ये डॉट को हम स्टोर नहीं करते, ये आप ध्यान में रखें। ठीक, सो यहां तक चीज समझ आ गई। ठीक, ओके। सो जब आप इसको हेक्स में देखेंगे तो एक्चुअली ये 1D0 लिखा होगा, डेसिमल में देखेंगे तो कोई और नंबर होगा, लेकिन बट देन यू हैव टू फिगर आउट कि ये जब फिक्स पॉइंट में करेंगे तो आपको फिगर आउट खुद करना पड़ेगा क्या हो रहा है। ठीक, ओके। सो क्योंकि ये 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस साइड पे एक डिजिट ज्यादा आता है। ठीक है, तो अगर ये 2.10 फॉर्मेट है तो यहां पर जो मैक्सिमम नेगेटिव नंबर बन सकता है ना, वो ये बन सकता है। ठीक है, ठीक, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्योंकि पॉइंट इस जगह पर है तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम नंबर बन सकता है कि साइन बिट 1 हो और ये सारे 1 हो, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 1.992। यानी कि आप पॉजिटिव में 2 पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकते अगर आपने 2.8 फॉर्मेट रखा हो। ठीक है, 2.8 फॉर्मेट में मैक्सिमम ये होगा। ठीक है, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स का रिजल्ट है कि आप पॉजिटिव साइड पे एक बिट कम पीछे, यानी एक नंबर पीछे रह जाए। ठीक, ओके। सो ठीक है, हम आज इधर रुकते और नेक्स्ट कल की क्लास में फिर हम देखेंगे क्यू फॉर्मेट्स को फर्दर किस तरीके से यूज किया जा सकता है।